बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक बड़ी खबर लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस काजी फाइसा के मुकदमे का मुख्तसर फैसला जारी होने के बाद एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि FBI की जानिब से अदालती फैसले पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक फ़ाइल तैयार की गई है। इस फाइल को क्या नाम दिया गया है? आला सतह का इजलास बुलाया गया है और इस आला सतह के इजलास में क्या फैसले किए जाएंगे। और आपको यह भी बता दूं कि एक खसूसी टीम तश्कील दी जाएगी जो बेगम जस्टिस काजी फाइसा के लंदन जायदादों के मामले की छानबीन करेगी। और इस खसूसी टीम का सरबराह कौन होगा, मेम्बरान कौन होंगे, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुमे के रोज़ जस्टिस काजी फाइसा के मुकदमे का मुख्तसर फैसला जारी किया गया, जिसमें सदारती रेफरेंस को तो कलअदम करार दे दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन लंदन प्रॉपर्टीज़ का जो मामला था, जो सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर ये जायदादें किस तरह से ख़रीदी गई, पैसा पाकिस्तान के बाहर किस तरह से गया, और मनी ट्रेल का सवाल सबसे ज़्यादा क्रूशल है, सबसे अहम है। तो अदालत ने जहां सदारती रेफरेंस को जस्टिस काजी फाइसा की दरख्वास्त पर खारिज कर दिया, लेकिन ये मामला जो जस्टिस उमर बंदयाल की जानिब से कहा गया था कि अदलिया की साख को किसी एक जज की वजह से मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए FBI को भिजवा दिया गया। और अब ये बात सामने आई है कि जब ये फैसला जारी कर दिया गया, इस फैसले के जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन ब्रांच है उसकी जानिब से फैसले की मुसद्दका नकूल वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवाई गई, सदर मुमलिकत के ऑफिस में भिजवाई गई, वजारत कानून को भी इस फैसले की एक नकल भिजवाई गई, और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी नकल भिजवाने के साथ साथ FBI को भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले की सर्टिफाइड कॉपी भिजवा दी गई है। और ज़रा ये बताते हैं कि यह कॉपी मसूल होने के बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अदालत के फैसले पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और सबसे पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने ऑफिस में एक फ़ाइल तैयार की है जिसे नाम दिया गया है बेगम फाइज़ा टैक्स डिक्लेरेशन। जी हाँ, ये फ़ाइल तैयार की गई है बेगम फाइज़ा टैक्स डिक्लेरेशन के नाम से, और जो भी तहकीकात होंगी लंदन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से वो इसी फ़ाइल का हिस्सा बनाई जाएंगी। और एक खसूसी इजलास, एक आला सतह का इजलास बुलाया गया है, जिसमें एक तो ये तय किया जाएगा कि जो खसूसी टीम जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया की लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामले की तहकीकात करेगी उसका सरबराह कौन होगा, उसके मेम्बरान कौन होंगे, और उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल अमूर का फैसला भी किया जाएगा। जो तहकीकात का दायरा कार है, इसका दायरा कार कितना होगा उसका भी तयन किया जाएगा, और पूछगिछ के इन्वेस्टिगेशन के जो चीज़ें हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, वो भी तय किए जाएंगे। ज़रा ये बताते हैं कि जो आला सतह का इजलास बुलाया गया है उसमें FBI के आला हुकाम जो है वो शरीक होंगे, और इस आला सतह के इजलास में सबसे पहले जो चीज़ तय की जाएगी वो टेक्निकल अमूर होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि ये एक मामला एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलिया का है और उसका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज से भी है। तो इन तमाम चीज़ों को इन टेक्निकल अमूर में देखा जाएगा कि आगे चल के ये मामला कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि सवाल ये भी उठाए गए हैं, जो पटिशन दायर की गई थी, जो रेफरेंस दायर किया गया था कि ये लंदन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके मालिक जस्टिस काजी फाइसा हैं, फ़ंड जो दिए गए थे जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से दिए गए हैं, और उनकी अहलिया उनकी बेनामीदार हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल अमूर में आएंगी, और उसके साथ साथ तहकीकात का जो दायरा है उसका तयन किया जाएगा। उसमें यह तय किया जाएगा कि आया FBI की जो खसूसी टीम इस सारे मामले की तहकीकात के लिए तश्कील दी जाएगी वो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को देखेगी, या जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुआ है, जो कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हुई है, जो प्रॉपर्टीज़ को छुपाया गया है उसकी तहकीकात की जाएगी, या ये बात तय की जाएगी इस आला सतह के इजलास में कि दोनों मामलात की, मनी लॉन्ड्रिंग की भी और जो प्रॉपर्टीज़ छुपाई गई हैं, इन दोनों मामलात की तहकीकात की जाएंगी। तो इन बातों का फैसला किया जाएगा, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार क्या होगा, उसके प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे कि आया के पर्सनल हेयरिंग का मौका दिया जाएगा या स्काइप के ऊपर उनके बयानात लिए जाएंगे, उन्हें ऑनलाइन लिया जाएगा, वीडियो लिंक के ज़रिए उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, ये रिटन स्टेटमेंट मांगे जाएंगे। इन सारी बातों का फैसला इस आला सतह के इजलास में किया जाएगा। लेकिन ये तमाम फैसले करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया है, जो डायरेक्शन या जो गाइडलाइन दिए गए हैं, उनको भी मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। ज़रा ये भी बताते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ा अहम सवाल है कि आखिर इस खसूसी टीम जो तश्कील दी जाएगी, जो छानबीन करेगी लंदन की प्रॉपर्टीज़ के मामलात पर कि किस तरह से पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, कि क्या अहलिया जस्टिस काजी फाइसा के पास आमदन के इतने ज़राए मौजूद थे, इतने वसाइल मौजूद थे जिनकी मदद से वो लंदन की जायदादें ये ख़रीद सकें। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि तहकीकाती टीम के जो सरबराह होंगे
उनके नामों का उनको सरबराह का तयन भी किया जाएगा। इस आला सतह के इजलास में अरकानों के नाम का भी तयन किया जाएगा। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इनकम टैक्स कमिश्नर या रीजनल टैक्स कमिश्नर को इस खसूसी टीम का सरबराह जो है वो मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये भी लगाई गई है कि सरबराह के नाम का फैसला करते हुए ये भी देखा जाएगा कि आया कि ऐसा सरबराह लगाना है जिसके पास कस्टम के अमूर का तजर्बा हो, कस्टम से रिलेटेड जो अमूर होते हैं उसका वो एक्सपर्ट हो, या फिर ऐसे शख्स को, ऐसे टैक्स कमिश्नर को तहकीकाती टीम का जो है वो सरबराह बनाया जाए जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज इंटेलिजेंस का तजर्बा रखता हो। माहिरीन ये बताते हैं, ज़रा ये बताते हैं कि अगर कस्टम से ये कोई शख्स लिया जाता है, कोई एक्सपर्ट लिया जाता है, कोई कमिश्नर लिया जाता है, तो वो ये दोनों मामलात का, मनी लॉन्ड्रिंग का भी और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की, दोनों मामलात का उनके पास एक्सपीरियंस होगा, तजर्बा होगा, वो इन दोनों चीज़ों की, दोनों मामलात की तहकीकात करने की एक्सपर्टीज़ रखता होगा। लेकिन अगर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस इंटेलिजेंस से किसी शख्स को लिया जाता है, कमिश्नर को लिया जाता है, तो वो सिर्फ इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज इंटेलिजेंस का तजर्बा तो रखता होगा, लेकिन उसे कस्टम का, मनी लॉन्ड्रिंग का तजर्बा नहीं होगा। और ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि जब ये तमाम प्रोटोकॉल तय कर लिए जाएंगे तो उसके बाद जो फ्री कैन है उनसे बाकायदा रब्ता किया जाएगा और जो नोटिस तैयार किए जाएंगे उनमें ये तमाम बातें, मकसद अगर ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है या कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ का है, तो इन तमाम चीज़ों को उन नोटिस में जो जारी किए जाएंगे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया, उनके बच्चों को, उनके बेटे को, उनकी बेटी को, इन तमाम चीज़ों को उस नोटिस में इनकारपोरेट किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से FBI मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करेगा और रब्ता करने के बाद फोकल पर्सन की तैनाती भी की जाएगी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी नाज़रीन जो मैंने आपके साथ शेयर कर। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नाज़रीन ये बात भी की गई है कि फैसला जारी होने के 7 रोज़ के अंदर FBI अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी बेटी और बेटे को बाकायदा नोटिस जारी करेगा। तो अब ये कहा जा सकता है कि अदालत उज़्मा की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले की मुसद्दका कॉपी मिलने के बाद FBI ने लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामले की बाकायदा छानबीन का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ और नई चीज़ें भी हैं, वो आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। आपके सामने है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया, जो जितनी वकला तंजीमें, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उनकी जानिब से इस फैसले पर ना सिर्फ खुशी का इजहार किया गया, बल्कि हमने भी देखा, आपने भी देखा कि उस फैसले पर मिठाइयाँ भी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में तकसीम की गई। और फिर हमने वकला तंजीमों के मौक़िफ़ में एक सडन जो है वो तब्दीली देखी और फिर ये बातें आना शुरू हो गई कि इस फैसले पर वकला तंजीमों को नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी नज़रसानी के लिए ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। हमने पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं आबिद साकी, उनसे रब्ता किया, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि देखें, ये जो रेफरेंस तैयार हुआ इसमें हमने इल्ज़ाम ये लगाया था हुकूमत पर, यह रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर तैयार किया गया। इस रेफरेंस में जो शवाहिद इकट्ठे किए गए, जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए, जो दस्तावेज़ात इकट्ठे की गई, ये गैर कानूनी अंदाज से इकट्ठे की गई। एसेट रिकवरी यूनिट की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी जिसने तमाम ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और जजेस की जासूसी की गई। और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इन तमाम बातों से मुत्तफ़िक होते हुए बदनीयती की बुनियाद पर हुकूमती रेफरेंस खारिज कर दिया। तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि हुकूमत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बर्दाश्त नहीं करती। बस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से हुकूमत के दिल में जो है वो गरज मौजूद है। तो इसलिए जब यह मामला खारिज कर दिया गया, रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया, तो दोबारा से इस मामले को FBI में भेजने की ज़रूरत नहीं थी। आबिद साकी साहब ये कहते हैं कि अब दोबारा जब मामला FBI को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भिजवा दिया गया है तो इस बात का इम्कान मौजूद है, इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हुकूमत अपने उसी पहले वाले रेफरेंस के इल्ज़ामात को सच साबित करने के लिए FBI पर दबाव डालेगी। और जब हुकूमत की जानिब से FBI पर दबाव डाला जाएगा, और FBI जो है वो हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है, हुकूमत से अलग नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है FBI, तो जब हुकूमत की जानिब से FBI पर दबाव डाला जाएगा तो इस बात का बिल्कुल इम्कान नहीं है कि FBI इस सारे मामले की शफाफ अंदाज में तहकीकात कर पाएगा। और उसमें उन्होंने इस बात की पॉसिबिलिटी का इजहार किया कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया को और उनके बच्चों को फंसाने की कोशिश की जाएगी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को फंसाने की कोशिश की जाएगी ताकि दोबारा से ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट से खारिज किया जा चुका है, रेफरेंस को कलअदम करार दिया जा चुका है, एक नए रेफरेंस की शक्ल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़िंदा हो सके। तो ये एक डेवलपमेंट थी, ये भी आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन जहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से बात की जा रही है कि उन्होंने अपने वकला से मुशावरत करना शुरू कर दी है,
हमने भी पता चला है कि फ़िलहाल इस हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने, ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के वकला ने आपस में कोई रब्ता नहीं किया है, नज़रसानी के हवाले से कोई बात नहीं की गई। लेकिन जो भी डेवलपमेंट होगी इस सारे मामले पर आपको उससे आगाह करेंगे। लेकिन जस्टिस उमरता बदयाल का जिक्र करना गुज़िश्ता वीडियो में मैं चाहता था, लेकिन मैं भूल गया। उन्होंने अपने लफ्ज़ों का पास रखा। मैंने बताया था कि उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, और उन्होंने कमरा अदालत में बैठे हुए कहा था, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा एक दिन पेश हुए तो अगले दिन वो ये बात कर रहे थे कि इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि किसी एक जज की वजह से अदलिया की साख को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, अदलिया की साख को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा था कि जज जवाबदेह है अपने माली मामलात के हवाले से, चाहे कोई भी जज हो, तमाम जजेस की पर्सनल लाइफ हो या उनकी पब्लिक लाइफ हो, वो जवाबदेह हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जज को मोहतात होना चाहिए और उसे ये पता होना चाहिए कि वो अवाम की नज़रों में हैं। और रेस्ट अश्योर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा था कि अदलिया की साख को किसी एक जज की वजह से जो है वो मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा, और जो बेसिक सवाल है उसका जवाब जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त चाहता हूँ।